वेलकम टू आवर एमवीएन फार्मेसी डिपार्टमेंट यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो शायद एक फार्मासिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रीज़न क्या है? टॉपिक पहले मैं आपको बताता हूँ, मेडिकेशन एरर्स। स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को इतना बताना चाहता हूँ कि फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेडिकेशन एरर्स को जितना हो सके अवॉइड करें। लेकिन वो अवॉइड कब करेगा? देखो, आप बडिंग फार्मासिस्ट हैं, आप अल्टीमेटली डी फॉर्म करने के बाद, बी फॉर्म करने के बाद हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे या फिर आप अपना मेडिकल स्टोर खोलेंगे, तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिससे कि चांसेस बढ़ सकते हैं एरर के। तो आज इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को इन एरर्स को सोर्स क्या है, एक्चुअली हमें सोर्स पता अगर होगा तो हम शायद उसका सॉल्यूशन अल्टीमेटली फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब हमें सोर्स ही नहीं पता होता। तो आज हम वो सोर्स पता करने की कोशिश करेंगे कि जिससे कि मेडिकेशन एरर्स को अवॉइड किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी अगर मैं बात करूं तो मोटे तौर पे 6R कंसेप्ट है जो कि हमारे मेडिकेशन एरर के अंदर एक यूजफुल कंसेप्ट रह सकता है। अगर हम देखिए, मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि मेडिकेशन एरर्स जो है उसको क्लासीफाई कैसे किया जाएगा। कॉमन मेडिकेशन एरर्स कब होंगे, उसका रीज़न क्या है? अगर देखिए, राइट ड्रग होगी, राइट डोज होगी, राइट रूट होगा, राइट टाइम होगा, राइट डोसेज फॉर्म होगा या राइट डॉक्यूमेंटेशन होगी, तो आप मेडिकेशन एरर्स को अवॉइड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा भी डेविएशन होगा, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ राइट ड्रग। अगर आपने कैंडिडेट को, जो भी पेशेंट आया, अगर आपने उसको राइट ड्रग सप्लाई की है तो एरर आने के चांसेस नलीफाई हो जाते हैं। चांसेस रहते हैं अगर आपने उसको कोई दूसरी ड्रग दे दी है। सेकंड नंबर पे है राइट डोज। स्टूडेंट्स, राइट डोज की बहुत इंपॉर्टेंस है। डोज मतलब समझते हैं आप लोग कि उसकी उस टैबलेट की, लेट से मैं पैरासीटामोल की बात करता हूं तो पैरासीटामोल 500 mg देनी है, उसकी एक्सेस डोज नहीं देने दी है, क्योंकि अगर आपने एक्सेस डोज दे दी तो मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन को क्रॉस कर जाएगी। लेकिन यहां पे अगर आपको बताना चाहूं, जो डोज है, देखिए ये प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाएगा। प्रिस्क्रिप्शन किसने लिखनी है? फिजिशियन ने लिखनी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिजिशियन की भी है कि वहां पे वो चेक करे कि जब वो राइटिंग कर रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, तो वहां पे वो ध्यान दें कि वो उन्होंने डोज लिखी है कि नहीं लिखी, ड्रग सही लिखी है कि नहीं लिखी। और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फार्मासिस्ट की, जो कि कनेक्टिंग लिंक है। और कनेक्टिंग लिंक ही तो एक अच्छा काम करेगा, क्योंकि इन केस यहां पे देखिए चेकलिस्ट है। मैं तो सिंपल सी बात करूंगा, अगर फिजिशियन से थोड़ी सी भी कहीं गलती हो रही है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फार्मासिस्ट की, डिस्पेंसिंग के टाइम पे उसको देखना कि कहीं उसमें कहीं डेविएशन तो नहीं आ रही। अगर आ रही है तो इमीडिएटली उसको कॉन्टैक्ट करना चाहिए फिजिशियन को और बताना चाहिए कि सर ऐसी प्रॉब्लम, यहाँ पे आपने राइट ड्रग का नाम नहीं लिखा है या राइट डोज का नाम नहीं लिखा है। हो सकता है आप अपने बिजी शेड्यूल की वजह से उसमें गलती से कुछ और आपने लिख दिया हो, लिखना कुछ और चाह रहे हो। कई बार हम दूसरी चीजें भी लिख देते हैं। लेकिन फार्मेसी और हमारा जो मेडिकल प्रोफेशन है, ऐसा प्रोफेशन है जहां पे इन एरर्स का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अल्टीमेटली हेल्थ से रिलेटेड है तो इंसान की जान भी जा सकती है या फिर और कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती हैं। तो हमें इनिशियली ही ध्यान में रखनी है ये सारी चीजें। नेक्स्ट आता है राइट रूट। अब आप लोग जानते हैं, फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को पता है राइट रूट का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर मैं आपको बात करता हूँ पोलियो की, पोलियो ड्रॉप्स ओरल रूट से दिया जाता है, सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। अभी अगर मैं बात करता हूँ BCG वैक्सीन की, अगर BCG वैक्सीन को ओरल रूट से दिया जाएगा तो क्या वो इफेक्टिव होगी? नहीं। सिंपल सी बात है, लोग बोलते हैं कि ब्लड है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, ब्लड आपको देना है, आप उसे IV रूट से चढ़ाते हैं, आप उसको ब्लड दे रहे हैं, क्या आप ब्लड पी सकते हैं? नहीं। मतलब राइट रूट अगर नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम आएगी। आपको इमरजेंसी है, जल्दी जल्दी आपको खून देना है, तो आप उसे खून पिला दीजिए। ऐसा पॉसिबल हुआ है कभी? ओरल रूट से कभी आप खून देते हैं क्या? नहीं देते। रीजन क्या है? क्योंकि ब्लड जो है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ अ प्रोटीन, और प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाएगा एसिडिक एनवायरनमेंट में, क्योंकि स्टमक से उसे पास होके जाना है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि राइट रूट की कितनी सिग्निफिकेंस है। प्लस एब्जॉर्प्शन में अगर मैं बात करूं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की बात करूं, ओरल रूट से अगर मैं कोई ड्रग दे रहा हूं तो वहां पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। लेकिन अगर मैं IV रूट से दे रहा हूं तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बिल्कुल अवॉइड हो जाएगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर हमें राइट रूट पता होगा तो शायद हमारे ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी बच सकता है। नेक्स्ट आते हैं राइट टाइम। स्टूडेंट्स, टाइम की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। कैसे इंपॉर्टेंस है? टाइम आप सब लोग क्या समझते हैं कि आपने कब दी है, क्योंकि फैक्टर्स अफेक्टिंग डोज में एक टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने मॉर्निंग में दी है या फिर इवनिंग में दी है, क्योंकि ऐसी कुछ ड्रग्स जो कि सेडेटिव्स होती हैं वो नाइट टाइम पे बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी ड्रग्स
मतलब अल्टीमेटली इवन एनवायरमेंट का फैक्टर भी, समर्स और विंटर्स में भी आपका अलग अलग रोल हो जाता है, अलग अलग डोज हो जाती है हमारी ड्रग की बहुत सारे केसेस के अंदर, तो हमें टाइम का भी ख्याल रखना है। नेक्स्ट आता है राइट डोसेज फॉर्म। आपने उसे क्या दिया है, टैबलेट दिया है, सिरप दिया है, इंजेक्शन दिया है, ये मैटर करता है, क्योंकि आप सब लोगों को मैं बता चुका हूं कि हमारा जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन की बायोअवेलेबिलिटी 100% है, लेकिन ओरल रूट के केस में, सॉलिड डोसेज फॉर्म के केस में, टैबलेट के केस में आपको 100% बायोअवेलेबिलिटी नहीं मिल सकती। तो यहाँ पे भी फिजिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब भी वो मेडिसिन लिखे तो वहाँ पे डोसेज फॉर्म को भी मेंशन जरूर करे। अगर वो डोसेज फॉर्म को मेंशन करेंगे तो एक फार्मासिस्ट के लिए एक बहुत थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, और फार्मासिस्ट को इतनी ज़्यादा सावधानी नहीं बरतनी पड़ेगी जब भी वो प्रिस्क्रिप्शन उसके पास आएगी। नेक्स्ट है राइट डॉक्यूमेंटेशन। देखिए कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनके लिए आपको डॉक्यूमेंट मेंटेन करके चलने पड़ते हैं। अगर आप वो डॉक्यूमेंट मेंटेन करके चलेंगे, अननेसेसरली आप किसी इलीगल ऐसे काम में फंसे हुए हैं क्योंकि फिर उसका आप डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं करेंगे, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ड्रग इंस्पेक्टर आपके मेडिकल स्टोर पे आए हैं तो आपको देखना है कि आपको हर टाइप की चीज़ों का डॉक्यूमेंट भी मेंटेन करके चलना है। प्लस अगर मैं मेडिकेशन एरर कैसे लीड करता है, देखिए कई बार आपने ऐसा होता है, आप जब फार्मेसी के अंदर हैं, वार्ड के अंदर हैं, वहाँ पे आपने सही डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, आपने गलत कुछ लिख दिया उसमें, तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है जिसकी वजह से आपको मेडिकेशन एरर देखने को मिल सकते हैं। आइए अब हम डिस्कस करेंगे, आई थिंक आपको ये 6R जो हैं ये समझ में आ चुके होंगे। फिर से बता रहा हूँ, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, राइट डोसेज फॉर्म एंड राइट डॉक्यूमेंटेशन। अभी जो मैं बताने वाला हूँ मेडिकेशन एरर के बारे में बताने वाला हूँ, जिसको ब्रॉडली 17 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मेडिकेशन एरर इन 17 डिफरेंट कैटेगरीज। आइए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है ओमिशन। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है कि हम जब इनिशियल मेरे को एक मॉर्निंग में डोज लेनी है, मैं उस टाइम डोज लेना भूल गया, और दोपहर के टाइम पे फिर मेरे को एक डोज लेनी है, उस टाइम मेरे को याद आता है मैंने मॉर्निंग की तो स्किप कर दी, तो ये भी एक मेडिकेशन एरर का एक बहुत बड़ा चांस है। पेशेंट डज नॉट रिसीव अ गिवन डोज बाय द टाइम द नेक्स्ट डोज इज ड्यू, तो हमारा ये एक मेडिकेशन एरर है। अल्टीमेटली ये फिर प्रॉब्लम करेगा, एक्यूमुलेशन भी करेगा मेडिसिन का, और जो कि अगेन हमारा जो मैं जब बात करता हूं कि हमारी जो अनयूज मेडिसिन जो घर में बच जाती हैं, वो फिर अल्टीमेटली अपने आप में एक प्रॉब्लम का बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट, रॉन्ग पेशेंट। सपोज एक मैं फार्मेसी की बात करता हूँ, एक हॉस्पिटल की बात करता हूँ, आपने जो ड्रग थी किसी रॉन्ग पेशेंट को दे दी, आपको देनी नहीं थी। देखिए ये भी एक, अगर मैं बात करूं तो प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ही होता है, आपने देखा प्रिस्क्रिप्शन में नाम लिखा होता है, ये सिग्निफिकेंस नाम की है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर हम राइट पेशेंट को डोज देंगे तभी तो जाके वो राइट असर करेगी। अगर गलती से किसी रॉन्ग पेशेंट को दे दी वही दवाई जो कि उसके लिए थी नहीं, उसके ट्रीटमेंट के लिए नहीं थी, तो जो क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स उसके जो कहते हैं उसके अगेंस्ट में अगर जाएगी तो मेडिकेशन एरर तो होना ही लाजमी है। नेक्स्ट आती है रॉन्ग ड्रग। यहाँ एक और गलती हो गई, अभी तो हमने राइट पेशेंट को नहीं दी, अब हमने क्या कर दिया, राइट ड्रग ही नहीं दी। जो मैंने ऊपर लिखा था राइट ड्रग, अब हमने क्या किया, यहाँ पे रॉन्ग ड्रग दे दी। और जब रॉन्ग ड्रग देंगे, मैं ऊपर ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूँ कि वहाँ पे तो मेडिकेशन एरर के चांस फिर और बढ़ जाएंगे। फिर आता है रॉन्ग डोज, यहाँ भी ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है जो मैंने आपको बताया, इसी के अंदर ही सारी चीज़ें कवर होने वाली हैं। रॉन्ग डोज देंगे तब भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। फिर आता है रॉन्ग डोसेज इंटरवल। इंटरवल का मतलब होता है कि आपको नेक्स्ट दवाई कितने टाइम के इंटरवल के बाद देनी है। तो आपको यहाँ पे भी ये ख्याल रखना है, खासा ख्याल रखना है कि 8 घंटे की अगर उसकी हाफ लाइफ है तो मतलब आपको उसके अकॉर्डिंग वो TID है, BID है या OD है या SOS है, आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। अदरवाइज मेडिकेशन के एरर्स आ सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस हो जाए, आपको कुछ इनकम्पैटिबिलिटी हो जाए, तो ऐसी बहुत सारे रीजंस रह सकते हैं। नेक्स्ट आता है रॉन्ग डोसेज फॉर्म। ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि आपने टैबलेट की जगह सिरप दे दिया या फिर सिरप की जगह आपने इंजेक्शन दे दिया, तो डोज कितनी देनी थी वो ध्यान में नहीं रहा। देखिए अल्टीमेटली आप सब लोग जानते हैं कि डोसेज फॉर्म अगर रॉन्ग हुआ तो उससे भी बहुत ज़्यादा हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे, ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन पे, मेटाबॉलिज्म पे, एक्सक्रीशन पे फर्क पड़ने वाला है। तो आपको ये भी खासा ख्याल रखना है। नेक्स्ट आता है रॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी। आपने गलत प्रिस्क्राइब कर दिया कि कितने लंबे टाइम तक के लिए चलनी है थेरेपी, और फिर अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा, पेशेंट को होगा। ये एक मेडिकेशन एरर का बहुत बड़ा रीजन माना जाता है। रॉन्ग रूट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, राइट रूट होना चाहिए, तो राइट रूट नहीं होगा तो फिर मेडिकेशन में एरर हो जाएंगे। जो भी ये 6R मैंने आपको बताया, इसमें डेविएशन होगा तो एरर आएगा ही आएगा। फिर आता है रॉन्ग टाइम। रॉन्ग टाइम भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अनऑथराइज्ड डोज, कई बार आप अनऑथराइज्ड डोज दे देते हैं, हायर अमाउंट ऑफ डोज दे देते हैं, जिसकी वजह से अगेन फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो
मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन आपको ख्याल रखना है। थेरेपेटिक रेंज के अंदर आपकी दवाई होनी चाहिए, थेरेपेटिक विंडो जो है उसके अंदर आपकी दवाई होनी चाहिए, जिससे कि साइड इफेक्ट्स भी ना हो। और साइड इफेक्ट्स अगर होंगे तो अल्टीमेटली आप मेडिकेशन एरर के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट आता मॉनिटरिंग। देखिए, पेशेंट की केयरफुल मॉनिटरिंग करनी बड़ी ज़रूरी है। आप सब लोग जानते हैं कि मॉनिटरिंग अगर नहीं होगी, हाँ एक एडमिट है पेशेंट और अगर उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो रही है तो वहाँ पे चांसेस रह सकते हैं एरर के। और कई बार ऐसा होता है वहाँ पे वो उसके बारे में उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है या उसकी जो चीज़ें हैं, पल्स है, पल्स रेट है या फिर और जो सारी चीज़ें हैं, वो अगर गलत लिखा उसने तो फिर मॉनिटरिंग केयरफुली नहीं हुई तो फिर मेडिकेशन के अंदर एक एरर आने की और उम्मीद की जा सकती है। ड्रग इंटरेक्शन, दो दवाइयाँ ऐसी दे दी जो आपस में इंटरेक्ट करके इनकम्पैटिबिलिटी शो कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो प्रिस्क्राइबर को भी ध्यान रखना है कि हमें ऐसी मेडिकेशन नहीं देनी है जहाँ पे एरर के चांसेस बढ़े, तो हमें खासा इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। फिर आता है कंपैटिबिलिटी। देखिए, सब लोग जानते हैं 3 टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी होती है, फिजिकल, केमिकल और थेरेप्यूटिक। तो थेरेप्यूटिक, ये अगर मैं बात करूँ, ये जितनी भी सारी चीज़ें थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी के अंडर आती हैं। इसके अलावा फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी भी है, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी भी है। तो हम जो मटेरियल दे रहे हैं, जो हमारी 2 ड्रग आपस में मतलब दे रहे हैं, वो आपस में कंपैटिबल जरूर होनी चाहिए। पता ना हो, ऐसा ना होना चाहिए कि एक ड्रग दूसरे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करे या एक ड्रग दूसरे ड्रग के एक्शन को एंटागोनिज्म वहाँ पे शो करे। तो ये एक बहुत बड़ा मेडिकेशन के एरर में बहुत बड़ा पॉइंट है। फिर आता है एलर्जी। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जिसको लेने के बाद एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस हो जाती हैं, जैसे कि पेनिसिलिन। आप सब लोग जानते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो जाती हैं कुछ इंडिविजुअल्स को। इसके अलावा और बहुत सारे ड्रग्स के साइड इफेक्ट आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, वो सारा का सारा अगर मैं बात करता हूं जिसमें भी हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये एक बेसिकली मेडिकेशन एरर का ही एक वो है। लेबोरेटरी एंड ड्रग लेवल्स, प्रोसीजर एरर्स एंड कंप्लीटनेस ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। जरूर एंड में अगर मैं बात करता हूँ प्रिस्क्रिप्शन सब लोग जानते हैं कि इट इज़ अ रिटन मेडिकल ऑर्डर विच इज़ गिवन बाय द फिजिशियन, विच इज़ गिवन बाय द डेंटिस्ट, विच इज़ गिवन बाय द वेटनेरियन। किसके लिए दिया जाता है? पेशेंट के लिए दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि अच्छे से उसकी रिकवरी हो सके। और प्रिस्क्रिप्शन के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनके बारे में भी आप सब लोग जानते हैं। सुपरस्क्रिप्शन होता है, इंस्क्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर। अब बात ये आती है कि हमें रीफिलिंग की बात हो रही है। यहाँ पे हमने प्रिस्क्रिप्शन जो लिखी हुई है, जो 7 दिन के लिए दिया हुआ था, हमने 7 दिन लिया है कि नहीं लिया? जनरली एंटीबायोटिक्स के केस में हम छोड़ देते हैं, हम करते ही नहीं है उसका ड्यूरेशन पूरा। सब उसको जो 4 दिन का या 5 दिन का कोर्स बताया था एंटीबायोटिक का, हमने 3 दिन में ही छोड़ दिया। तो ऑब्वियस ही बात है कि हमारे अंदर भी प्रॉब्लम हो जाएगी। मेडिकेशन का तो एरर है ही है। तो स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को एज अ फार्मासिस्ट, जब आप मेडिकल स्टोर पे होंगे या जब अपनी फार्मेसी में होंगे, आप लोग अगर ये 6 R जो मैंने आपको बताए हैं, इसको अगर अच्छे तरीके से निभाएंगे तो शायद कोई भी समस्या एरर में नहीं आएगी। और फार्मासिस्ट एक ऐसा पर्सन है जिसका काम काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और अगर काउंसलिंग अच्छे से होगी, पेशेंट को आपने बताया, जैसे मैं सिंपल सी बात करता हूँ, आप अपने लोकल एरिया में, हम डिप्लोमा में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। नाम से समझ में आ रहा है कि हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। कम्युनिटी के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आती है। क्या आप अवेयरनेस कैंप लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे तो लगाना स्टार्ट करिए, क्योंकि एज अ फार्मासिस्ट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप नियर बाय एरियाज़ में जाएं, वहाँ पे लोगों को अवेयर करें अबाउट द डिसीज़, क्योंकि आपको पता है ये डिसीज़ है और इसके अंदर ये ट्रीटमेंट हो सकता है। आप ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में बताइए, रैशनली बताइए ड्रग्स का, तभी तो जाके वो लोग अच्छे से वो कर पाएंगे। अब उनको पता ही नहीं होता कि कौन सी दवाई लेने के बाद क्या नुकसान हो सकता है या कौन सी दवाई किसके साथ नहीं लेनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें कौन बताएगा? बाय मीन्स ऑफ फ्लो चार्ट। फार्मासिस्ट आप सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, आप अगर किसी एक शॉप पे हैं, रिटेल फार्मेसी में या फिर हॉस्पिटल के अंदर हैं, या फिर जो बडिंग फार्मासिस्ट हैं जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं आप सब लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मेडिकेशन एरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली फिजिशियन को नहीं कहूँगा मैं, हमारी एक फार्मासिस्ट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको कैसे कैसे मिनिमाइज किया जाए। क्योंकि हम अगर बात करते हैं फार्मासिस्ट का जो काम है, फार्मासिस्ट देखिए डेफिनेटली एक फिजिशियन की हेल्प के लिए एक हेल्पिंग हैंड है, बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड है। क्योंकि नई ड्रग के बारे में, नई डोज के बारे में, नई उसकी साइड इफेक्ट्स के बारे में डॉक्टर को कौन बताता है? फार्मासिस्ट ही तो बताता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फार्मासिस्ट को लेनी पड़ेगी, निभानी पड़ेगी। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, कम्युनिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको भी देखना बहुत जरूरी है। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेडिकेशन एरर्स क्या है, ये जो 6R कंसेप्ट है, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। इन केस फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम वहां से भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।